बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें ज़ोर यूं है कि पहले तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाला मामला था जिस पे तमाम लोगों ने वो कार्रवाई अपनी आंखों से देखी है कि उसमें क्या क्या फ्लॉस आ रहे थे और तमाम फ्लॉस पीटीआई की तरफ से थे। अब ये कहना कि किसी भी पार्टी में जमहूरियत नहीं है तो इलेक्शन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पे उस हक में नहीं हूँ। अगर वहाँ पे पूरा सुप्रीम कोर्ट का बेंच अगर ये फैसला दे भी देता निशान के मामले पे, और अभी अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन की चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए तभी ये मसला खड़ा हुआ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जनाब कि इस मामले को रफा दफा उस वक्त भी किया जा सकता था, मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, मैं भी ये बात करती हूँ कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन हकीकत ये है कि अगर इस मामले से सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके निकल जाती और एक लीनियंसी दिखा देती तो क्या तारीख इन जजों को माफ़ कर पाती कि वो यही बात होती तारीख में कि जनाब उन्होंने गलत किया है। आगे सिलसिला ये है कि मखसूस नशिस्तों वाली जब बात आती है तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जहां एक पार्टी की कम नुमाइंदगी है जबकि दूसरी जो पार्टीज़ हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा है। मखसूस नशिस्तें जो है वो तनासुब से दी जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब सुन्नी इत्तेहाद में जम होती है पीटीआई तो फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों वाला मामला वहाँ पे भी नहीं ठहर पाता। क्यों नहीं ठहर पाता, इसका टेक्निकल पॉइंट ये आता है जनाब उस वक्त क्यों नहीं दी गई मखसूस नशिस्तें, क्योंकि इलेक्शंस जब होते हैं तो पहले नाम जो है वो सबमिट करवाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि ये शख्स जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए था। अब ये भी हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद खुद तो कुछ भी नहीं है, जो भी उसके साथ जम हुए और पीटीआई वाले और एक बड़ी तादाद में भी असेंबलियों में मौजूद हैं वो तमाम लोग इस वक्त पीटीआई के ही हैं, पीटीआई के नाम से वहाँ पे शमूलियत इख्तियार की। अब ये एक और टेक्निकल पॉइंट है, ये एक और मसला है जिसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट के ज़रिए होना ज़रूरी है कि ठीक है जनाब अगर पार्टी से निशान ले लिया गया किसी कानूनी वजूहात की बिना पे तो एक शख्स जो कि इलेक्शन लड़ रहा है तो क्या वो उस पार्लियामान में आने के बाद अपनी जमात के नाम के साथ आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये अभी क्लियरिटी नहीं है। इसको क्लियर करना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि आगे कुछ जो मुकदमात की भी हेयरिंग होंगी और इन तमाम चीज़ों में इसकी भी इंटरप्रिटेशन की जाएगी कि आया इस मामले को किस तरह से देखा जाए कि अगर कोई अपने निशान के बाद भी आता है तो क्या वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर सकता है कि नहीं कर सकता। आज जो समाअत हुई इसमें बहुत सारे पॉइंट जो डिस्कस हुए उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि तमाम जजेस माजी का हवाला देते हुए ये बात कर रहे थे कि जनाब ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, 2018 में भी हम पहले ये देख चुके हैं और उसका जो तसलसल है वो पाकिस्तान की तारीख में पहले से नज़र आ रहा है। तमाम पार्टीज़ के साथ कमोबेश ताकतवर हलकों की तरफ से ज़ोर आता रहा और जिसको समझते थे कि जनाब इसको हुकूमत में रहना चाहिए उसको हुकूमत में लाते थे और जिसको समझना चाहिए था कि उसको हटा देना चाहिए उसको हटा दिया जाता था, उसको अब ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये बातें जब जजेस खुद इतनी खुल के कर रहे हैं तो खुद जब उन पे ये वक्त होता है कि इस वक्त ये फैसला दें बात करें तो उस वक्त वो क्यों नहीं करते। अगर करेक्शन मूड का एक स्टार्ट हो ही चुका है और तमाम इदारों से हम करेक्शन को लेके चल रहे हैं तो वाई नॉट सुप्रीम कोर्ट। अगर भुट्टो साहब के मुकदमे को एक्सेप्ट कर लिया गया कि वो गलत हुआ था तो और बहुत सारी चीज़ों से शुरू करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की गई थी और पूरा एक इत्तेहाद बनाया गया था और जिस पे इंक्वायरीज बिठाई गई और 2012 में फैसला होने के बावजूद भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है कि उस इंक्वायरी का क्या होना था और आगे क्या हो सका वो कुछ नहीं पता। तो वहाँ से केसेस को शुरू करना चाहिए। अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करेंगे तो चीज़ें आगे जाएंगी, वरना चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। एक तरफ ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला है और दूसरी तरफ फॉर्म 45 वाला मामला भी जो है पंजाब में भी खुल के सामने आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस वक्त मुस्लिम लीग नून को धचका पड़ सकता है कि अगर पंजाब की हद में ही कहा जाए तो फॉर्म 45 वाले मामले पे इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो डर चुकी है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये मसला फॉर्म 45 का सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है जो कि सुन्नी इत्तेहाद की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। ये मसला उन आज़ाद उम्मीदवारों का भी है जो पंजाब में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनके कमोबेश नताइज और उनके साथ जो हुआ वो वही हुआ जो कि पीटीआई के साथ हुआ। यानी कि अगर
अगर ये मामला खुलता है तो कम से कम पंजाब में तो एक बड़ी हैसियत में, बड़ी एक तनाजुर में, बड़े कैनवस में हम देख सकते हैं कि तब्दीलियां रोनुमा होंगी। लेकिन शर्त वही है कि क्या वाकई हम इस मूड में हैं कि हम करेक्शंस की तरफ जाएंगे या पहले वाले हम तरीकों को बहाल रखेंगे। जनाब जो हो रहा है ठीक है, तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब इकबाल सान साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे शाहनवाज जुदून साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले चलते हैं इकबाल सान साहब की तरफ। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना, थैंक यू वेरी मच। इकबाल खान साहब, क्या समझते हैं इस वक्त मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है, किस हद तक आप समझते हैं कि जो पहले हुआ वो गलत हुआ है, और अभी अगर कोई ये कहना चाह रहा है कि बाकी सुन्नी इत्तेहाद को ही सीटें मिल जाएंगी, यानी कि तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं, जो कि हमें लग रहा है अभी तक कोर्ट की कार्रवाई से कि ऐसे ही कुछ हो जाएगा, कितना सिनेरियो चेंज होगा? क्या हम अभी करेक्शन के मूड में हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो सही होता है या गलत होता है? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको, देखने वालों को और मेरे दोस्त शानवार साहब सबको सलाम। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं डॉक्टर सना। ये जो सिलसिला है, इलेक्शन से पहले सिलसिला शुरू हुआ कि एक सिलसिला ये चला कि जी तहरीक इंसाफ को जो है पार्टी इलेक्शन में जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए। फिर सिलसिला चला कि जी तहरीक इंसाफ का निशान हो या ना हो। ये सारी एक्सरसाइज हमारे मुल्क में, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा, पहले भी हो चुकी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दो सियासी जमातों के साथ हमेशा नजर आई है आपको काफी तवील अरसे से। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से है। तो इसी तरह का सिनेरियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा, और इसी तरह से से कुछ मिलता जुलता मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जिन्होंने एक मेच्योर सियासी जमात होने का सबूत पेश किया, तो इन्होंने दूसरे रास्ते तलाश किए। अब इनके जो वकला की टीम थी, इनके जो कानूनी माहिरीन थे तहरीक इंसाफ के, वो बार बार गलतियां करते रहे कि उनके फैसलों में फ्लॉज थे। और आपको पता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जो है ऑनलाइन में समझता हूँ कि एक की थी एक कार्रवाई पूरी, जिसमें उसमें सारी दुनिया ने उसको देखा भी, चीफ जस्टिस साहब ने उस पर बातचीत भी की, और उस पर ये फैसला आया कि जनाब उन्होंने साबित हो गया था कि ये गलतियां तहरीक इंसाफ के कानूनी माहिरीन की थी, जो तहरीक इंसाफ को इस तरफ लेकर गए। देखिए, जहां तक मखसूस नशिस्तों का सवाल है डॉक्टर सना, तो ये एक ऐसा सिलसिला होता है कि कोई भी सियासी जमात जब इलेक्शन में जाती है, अगर वो अपने निशान के साथ नहीं भी है, देखिए इनको दो चीजें वाज़ेह नहीं थी। इनको ये नहीं पता था कि इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जाना है या फिर एक अहले तशी जो हमारी कम्युनिटी है उनकी एक सियासी मजहबी जमात की उस तरफ जाना था। इनको यही डिसाइड नहीं था। तो अगर इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जाना भी था, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोई कैंडिडेट इलेक्शन में उनके निशान पर या उनके नाम से इलेक्शन लड़ा है या जीता है, तो आपको जवाब मिलेगा ऐसा नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगर इलेक्शन में मौजूद होती और वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो मखसूस नशिस्तों के लिए दी जाती है कि जनाब आपके, अगर आपने 100 नशिस्तें ली तो आपका रेशो क्या होगा, 1 2 3 4 5, जो भी आपकी आपकी जो लिस्ट होगी वो फराम की जाती है। और अगर आपने 200 नशिस्तें ली तो आपके कितने जो है रिजर्व सीट्स पे जो एमपीए एमएलए जो है वो कामयाब पाएंगे। ऐसी कोई नशिस्त जो है किसी सियासी जमात ने दी ही नहीं थी, जब कोई लिस्ट ही मौजूद नहीं थी। तो ये सारा सिलसिला जो भी हुआ है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, चले जी 1 मिनट के लिए ये डिसाइड हो जाता है कि जनाब चूंकि ये सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ गए और अब चूंकि इनके पास मेजोरिटी आ गई, लिहाजा इनको इनके नंबर्स के हिसाब से, इनके रेशोज के हिसाब से इनको सीटें दे दी जाए, हो भी जाए। तो क्या इन्होंने अभी तक उन रिजर्व सीट के लिए अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं या इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिए गए थे? तो आपको जवाब मिलेगा ऐसा नहीं है। तो जो क्लॉज इनके अपने थे, जो गलतियां इनकी अपनी थी, जो कानूनी पेचीदगियां ये नहीं समझ पाए, उसमें गलती तहरीक इंसाफ से बुकला की है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि जो तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, जितनी पार्टी तितर बितर हुई है, उसमें जो तीसरे दर्जे की क़यादत सामने आई जिन्होंने तमाम मामला को संभाला, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़े हौसले से इन्होंने पार्टी के मामला को संभाला था, लेकिन उसमें तो वकला थे। और हम जब लाइव कार्रवाइयों में देखते हैं कोर्ट की, तो काफ़ी वो चीज़ें हैं जो वकला भी नहीं जवाब दे पा रहे हैं इनका। और ये जो आपने सुन्नी इत्तेहाद वाली बात की, तो इसमें शायद
पाकिस्तान की जो अवामी है, उनके सपोर्टर्स हैं, वो समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ गलत हुआ है। बिल्कुल कुछ चीज़ों में हम कह सकते हैं कि जनाब ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है, लेकिन जो कानूनी बारीकियां हैं इनको इस्तेमाल करते हुए जो उनका वोटर है वो क्यों नहीं समझ रहा है कि गलतियां इनसे हुई है, जो बात आप अभी कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर सना, तहरीक इंसाफ के जो लॉयर फर्म है, यानी कि जो वकला हैं, जो कानूनी माहिरीन है, उनकी गलतियां अपनी जगह मौजूद है। तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो वकला ने यरगमाल किया हुआ है, तहरीक इंसाफ में सब पॉलिटिकल लोग कम नजर आते हैं और तहरीक इंसाफ में वकला ही वकला नजर आते हैं, और पॉलिटिकल वर्कर अगर आने की कोशिश भी करते हैं तो उनको धकेल दिया जाता है। और तहरीक इंसाफ में अब से कुछ अर्से पहले तक एक दूसरे की अपनी टांगे खींचने में ये मसरूफ थे। लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त मजलूम सियासी पार्टी, इस वक्त तो कोई दो राय नहीं है, और हमेशा सब एशियंस का या पाकिस्तानियों का ये मिजाज रहा है कि जहाँ पे जो के साथ खड़े हो जाते हैं, ये हम एशियंस का या हम पाकिस्तानियों का ये मिजाज है। उसका एडवांटेज तहरीक इंसाफ को मिला, तहरीक इंसाफ को वोट भी पड़ा, कम या ज्यादा इस पर बहस हो सकती है। केपी में ये जीते, सिंध में हम जीते, पंजाब में मुकाबला रहा, बलूचिस्तान में इनको शिकस्त हुई, ये सारी चीज अपनी जगह मौजूद है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि दूसरी सियासी जमातों को वोट नहीं मिला। ठीक है, तहरीक इंसाफ को थोड़े वोट ज्यादा मिले, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है अपनी जो कानूनी हैसियत थी, जो कानूनी पोजीशन थी, उसमें बहुत ज्यादा वीक पिच पर थी। तो ये बात देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से के साथ ये बहुत पहले हो चुका, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के वकला जो थे, जो कानूनी माहिरीन थे, उन्होंने रास्ता तलाश किया। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से अपनी एक सियासी जमात रजिस्टर करवाई। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से, चूंकि तीर का निशान हमसे ले लिया गया था, उन्होंने उस निशान को मांगा, पर वो निशान उनको अलाउ हुआ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो निशान छीन लिया गया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी जब अपने उम्मीदवारों से नॉमिनेशन सबमिट करवाती है तो 4B के साथ करवाती है। तो ये वो फ्लॉज हैं जो तहरीक इंसाफ कर चुकी है। जहां तक तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, तो डॉक्टर सना, मैं आपसे कहूंगा कि इन्होंने अभी तक ज्यादती देखी नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि ये मजीद ज्यादतियां देखें। इन्होंने सिर्फ थोड़ी बहुत सोबतें और थोड़ी बहुत जेलें बर्दाश्त की हैं, इन्होंने कोड़े बर्दाश्त अभी तक नहीं किए, इन्होंने फांसियां बर्दाश्त नहीं की है, इन्होंने जिलावतरियां उस अंदाज में नहीं काटी है, इन्होंने वो सब चीजें, वो तकलीफ नहीं उठाई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पता नहीं कितनी सदियों से भुगतती रही है। तो आसिफ अली जरदारी का वो स्टेटमेंट जो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा था कि मैं जब ये कहते थे हम सब एक पेज पर हैं, तो डॉक्टर सना, पाकिस्तान की तारीख में ये भी कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हो, पाकिस्तान की सियासी जमातें भी साथ हो, पाकिस्तान की अदालतें भी साथ हो, पाकिस्तान का मीडिया भी आपके साथ हो, उसके बावजूद भी आप फेल हो जाओ। ऐसी हुक्मरानी तो किसी को भी नहीं मिली। तो सब जब एक पेज पर थे तो कोई गुनाहगार नहीं था। आज चूंकि वो पेज एक तरफ हो गए तो 2018 का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप जब बात कहते हो ना धांधली हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, अच्छा, माजी की आप बात कर रहे हैं, तो माजी में तो हमने वो वक्त भी देखा है जब बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तमाम ही लोग एक पेज पे थे, फिर भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हुई थी, फेल हो गई थी उस तरह। बिल्कुल। तो बेनजीर भुट्टो एक खातून होते हुए जवां मर गई। देखिए, बेनजीर भुट्टो के पॉलिटिकल करियर में डॉक्टर साहब, उनकी 30 साल पॉलिटिकल लाइफ है, 30 ईयर्स की उनकी पॉलिटिकल लाइफ में उनका कुल मिला के 4.5 साल का इक़्तिदार है, और 25 साल की उनकी स्ट्रगल है। अभी इन्होंने स्ट्रगल देखी किधर है? क्या ये जवां उम्री में जेल गए हैं? क्या ये इन्होंने अपने बाप की खुदा न खास्ता फांसियां देखी हैं? क्या उन्होंने अपने किसी घर के मर्द के बगैर अपने बाप को, किसी खानदान के मर्द के बगैर अपने बाप के जनाजे को दफन किया है? क्या इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनको नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई हो? ये सब कुछ नहीं हुआ इनके साथ, और मैं नहीं चाहता खुदा ना खास्ता इनके साथ हो, लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अब जब आप 2018 में सब बल्ले बल्ले था, तो आप उन सब बल्ले बल्ले का हिस्सा थे। जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्यादती होती थी, आप उसका पार्ट एंड पार्सल थे। बिल्कुल 2018 में नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है, ऐसा नहीं कि उनके साथ वो नहीं हुआ। 2014 में आज इनकी कजन किधर है? ताहिरुल काजी सब नजर नहीं आते। 2017 में आप जब बैठे रहे धरनों पे, जब तक एपीएस का वाकया नहीं हुआ, आपको भागने मतलब अभी हम नवाज शरीफ साहब को बहुत गलत भी बाज़ औक़ात तहरीक इंसाफ वाले बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि बलूचिस्तान में कैसे इनकी हुकूमतें गिराई गई हैं, पूरा सफाया कर दिया गया मुस्लिम लीग नून का, तो गलत तो उनके साथ भी हुआ था, सबके साथ इस मुल्क में सियासी जमातों के साथ। देखिए, जो आज ये रोना पीटना करते हैं ना डॉक्टर साहब, अगर मुझसे मैं पॉलिटिकल वर्कर में कहूँ
तो जो दूसरी सियासी जमातों के साथ ज्यादती हुई है उसका 10% भी इनके साथ नहीं हुआ। अब चूंकि सोशल मीडिया को ये अपना हथियार बनाकर बैठे हैं और इनको पता है कि सोशल मीडिया एक हथियार है, उसको यूज करना इनको बहुत अच्छी तरह आता है, इसको मैं एग्री करूंगा। दीगर सियासी जमातें शायद इस मामले में थोड़ी नाकाम है। तहरीक इंसाफ ये काम बहुत अच्छी तरह जाती है और ये ट्वीट करते हैं, कहते हैं जी अमेरिका मुर्दाबाद, और कहते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट अमेरिका से चल रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिनको बार बार वजाहत करनी पड़ती हैं। ये कहते हैं इनसे कहो नारा लगाए अमेरिका मुर्दाबाद, तो ये कहते हैं नहीं जी हम पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं करना चाहते, और पाकिस्तान के अंदर नारा लगाते हैं जनाब अमेरिका मुर्दाबाद। हमारी हुकूमत भी जो है अमेरिका ने गिराई थी, हमारे खिलाफ साजिश भी हुई, लंदन से हुई। तो भाई खुदा के लिए कम से कम अपनी सियासी सिमत का सही तयन करें और ये फैसला करें कि जो आप आज फिर मतलब ये गलतियां वहीं पर खड़े हैं और ये इसी स्टेज पर खड़े कि जनाब क्योंकि हम डिसाइड करेंगे कौन चोर है कौन सही है। तो ये कहते हैं ना फलां चोर है हम हाथ नहीं मिलाएंगे, फलां चोर है हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो फिर मैं आज मौलाना फजलुर रहमान के दरवाजे के चक्कर काट रहे तो मैं इनसे पूछूंगा कि इमरान खान और उनकी पूरी पीटीआई की पूरी क़यादत ने जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान की जय्यद सियासतदान है हमारे खिलाफ होता है सियासत में इख्तिलाफ, क्या इन्होंने एक ऐसे जो खुद जो एक आलिम दीन भी है और जो मैं समझता हूँ कि एक सियासी मजहबी जमात के लीडर भी हैं, उनके बीवी बच्चे भी हैं, उनका वो किसी के और काफी मुतब्बिर शख्सियत है, मतलब ऐसा नहीं है फजलुर रहमान साहब पर्सनली बड़े अच्छे इंसान है। भरे भरे मजमे में जिस शख्स के रुसवाई के लिए उन्होंने नारे लगवाए, आज इनको उनके दरवाजों पे जाना पड़ रहा है। और मुझे यकीन है कि वो दिन आएगा कि जिससे ये हाथ मिलाने की बात नहीं करे, जिनको ये कातिल कहते थे अपने साथ हुकूमत ने बिठाया, जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उनको पंजाब को वजीर आला बनाया, बिल्कुल इसी तरीके से आज जिनको ये कह रहे हैं कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे सियासत में, डॉक्टर सना ये बेवकूफी वाली बात होती है, इनको मैच्योरिटी का मुजाहरा। अच्छा चलिए एक पॉजिटिव बात की तरफ आते हैं। मैं अभी मैं यही जिक्र कर रही थी कुछ देर पहले कि जो हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत देख रहे हैं अभी से नहीं, जो उन्होंने जिस तरह से कैंपेन्स चलाई, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, वो मुझे किसी और का नजर नहीं आता। एक होता है कि जनाब खानदानी सियासत का धब्बा तो है उन पे, वो लगा हुआ है। अच्छा मरियम नवाज साहिबा भी हैं, उनका भी एक सिलसिला है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की वो मेहनत नहीं थी जो कि हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नजर आ रही थी। और अभी भी असेंबली फ्लोर पे भी जितना पॉजिटिव रवैया तमाम बातों के बावजूद वो दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि इस सियासत को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि जनाब हो गया सब कुछ, चलें जनाब इमरान खान साहब से बात कर लेते हैं, या उनको दावत देना या उन पे तनकीद भी कर लेना? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो हमें ये तयन करना है कि कोई तहरीक इंसाफ या इमरान खान से बातचीत के लिए कोई मरे नहीं जा रहा, तो खुदा ना खास्ता कोई मौत नहीं आ रही कि हम तहरीक इंसाफ से बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा मुल्क के खातिर। आपको याद होगा जब एक टाइम था मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी कहा जाता था कि ये बगल बच्चा है किसी के, लेकिन जब जनरल मुशर्रफ के दौर में उनके साथ ज्यादती हुई तो बेनजीर भुट्टो के साथ बैठकर उन्होंने अपनी ज्यादतियों की बाकायदा माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि बेनजीर भुट्टो साहबा आप ठीक थी, आपकी इस मुल्क की जो जमहूरियत के लिए लड़ाई थी वो दुरुस्त सिमत में थी और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। उसके बाद तहरीक इंसाफ का पुनर्जन्म हुआ, दोबारा पैदा किया गया 2011-12 में तहरीक इंसाफ को। तो मुस्लिम लीग नून इस बात को समझ गई और उसके बाद से आज तक लोग कहते हैं जरदारी साहब नून लीग के साथ हैं। लोगों को ये समझाना पड़ेगा, बेनजीर भुट्टो इस बात का तयन करके चली गई थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जरदारी साहब ने नहीं किया था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंटिन्यू कर रही है। और यहाँ जहाँ आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की, मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा सियासी लीडर था? डॉक्टर साहब मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी क़यादत के लिए ये महसूस किया, ये देखा और जो सच बात थी उस पर बात की। पूरे पाकिस्तान का दौरा अगर किसी सियासी लीडर ने किया, पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे अगर कोई पॉलिटिकल लीडर नजर आया तो उसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। और आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस वो एक नौजवान लीडर होने के बावजूद पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों को पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करता है, अपना हाथ बढ़ाता है, और दूसरी तरफ से 75 साल जो जवान सियासी लीडर कहता है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा। तो ऐसे नहीं चलेगा मुल्क, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क। डिस्टेबलाइज करने में जो लोग, चलिए इकबाल साहब आपका मौकफ मेरे पास आ गया है। एक छोटी सी बात करूंगी, यहाँ किसी की फेवर करने की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई यंग खून और ख़ास तौर पर असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके अगर कोई पाकिस्तान का मुस्तकबिल पॉजिटिव बात करता है तो सुननी चाहिए। मुझे तो इस वक्त ये कंसर्न है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त कोई पॉजिटिव बात कर रहे हैं
तो क्या उनकी अपनी पार्टी भी उसको महसूस करते हुए उनकी सियासत को आगे लेके चल सकेगी, या फिर दूसरी पार्टीज जो उनसे इत्तेहाद का राग गलापती हैं, क्या वो उनके कॉन्सेप्ट को, उनके आइडियाज को, उनके बयानिए को आगे लेके चल सकेंगी? बड़ा मुश्किल है। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है खलीक अहमद साहब ने। आप माहिर कानून हैं, कुछ बारीकियों पे भी बात करेंगे कि जनाब हो क्या रहा है। खलीक अहमद साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। खलीक अहमद साहब, आज जो कोर्ट में समाअत हुई है, लाइव दिखाया गया है, बहुत सी बारीकियां हम नहीं समझते, आप किस तरह देखते हैं इस मामले को, मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो डिस्कस हो रहा है? सर, मैं जो ये रिजर्व सीट्स का जो मामला है, ये थोड़ा सा असल में टेक्निकल मामला है। इशू सिर्फ ये है कि जी दो किस्म की पार्टीज होती हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और एक पार्लियामेंट्री पार्टी है। अब जो पार्लियामेंट्री पार्टी होती है उसके लिए ये है कि जी किसी सिंबल के तहत वो जो है इलेक्शन जीत के आई हो, फिर उसको जो सिंबल की हिसाब से उसको सिंबल की बेसिस के ऊपर उसको अपनी नशिस्त जो है अलॉट होती है। तो ये तो जो है ना एक सीधा सा कानूनी मामला है। अब जो इस कानूनी मामले को जरा थोड़ा सा मामला इसमें थोड़ा सा जो ये ट्रिकी हो गया, जिसके ऊपर चला जा रहा है, ये मामला लंबा हो गया कि जनाब जो अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी, अब तो पॉलिटिकल का मामला नहीं रहा, इसमें पार्लियामेंट्री पार्टी वो जो कोटा जो मखसूस नशिस्त का है, अगर वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता तो जो उसकी जो वो है जो बाकी उनके लिए जो 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 छूटी हुई जो रिजर्व सीटें रह जाती हैं, जिससे कोई पार्लियामेंट्री पार्टी उसको जो है क्वालिफाई नहीं करती, तो फिर जो है उसको कैसे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मेन मसला ये है, क्योंकि जब आप क्वालिफाई नहीं कर, जब एक वो पार्टी नहीं कर रही क्वालिफाई, जिसको पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं कह सकते, तो फिर जो है जो उसकी जो मखसूस नशिस्तें किसको दी जाएंगी, ये एक मेन इशू ये आएगा। अभी जो कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो लिंगर ऑन हो रही है, तो ये कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन इसको कह तो सकते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ जजमेंट नहीं हो सकता। ये पार्ट ऑफ जजमेंट सर, आप ये तमाम जो गुफ्तगू हुई, मैं इसे ही समझती हूँ कि आइन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी या तो इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है, या वाकई अगर मुल्क स्टेबल हो जाता है माशी तौर पे और सियासी तौर पे, दोनों जगह से हम समझते हैं कि मुस्तहकम हो जाता है। लेकिन पाइपलाइन में ये भी मंसूबा रखना चाहिए कि आइन को भी रिव्यू कर लिया जाए। ये बात यह है कि आइन की इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का काम है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम है, और कहीं पे जो अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस के मामला होते हैं वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ने देखना होते हैं। अब जहां तक आइन के रिव्यू का मामला है वो तो पार्लियामेंट का मामला है। अब पार्लियामेंट में जब तक जो है 2/3 मेजॉरिटी नहीं, सिंपल उसकी तो नहीं होगा, 2/3 मेजॉरिटी के ऊपर जो है ना उसमें कोई आप अमेंडमेंट ला सकते हैं कानून में। अब मेन मसला जो है ना, देखिए, एक कानून आपके साथ पैरेलल चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी, इलेक्शन एक्ट 2017 में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी तशरीह होना बहुत जरूरी है। अब उस जो है उसकी बेसिस के ऊपर ये जो मामला है ये उलझता चला जा रहा है। बेसिकली बात जब देखे ना, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आज आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट उतना, आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट ऑब्जर्वेशन बाज़ औक़ात इस तरह देती है कि जी दोनों या तीनों साइड के वकला ये बात समझ जाएं कि जी आपका केस क्या है। अब आप अगर केस को डाइवर्ट कर रहे हैं तो कोर्ट फिर इंटरप्ट करता है, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन देता है, फिर वो एक किस्म की हिंट देता है कि जी आपका केस ये है तो आप किस साइड पे रहें, बजाय उधर आगे निकलने के। अगर आपने आज पूरे दिन प्रोसीडिंग देखी हो तो आपने देखा होगा कि जी पहले जो है वो केस जो है जो जिस चीज के लिए जो प्रेयर कोर्ट में आई है उस पर चलता है, फिर उसके बैकग्राउंड में चला जाया जाता है, फिर उसके बाद कोई दूसरा जिसकी कोई रेलेवेंसी नहीं होती उसको पढ़ना शुरू कर दिया जाता है, तो फिर कोर्ट फिर इंटरप्ट करता है, इसीलिए कोई कोर्ट क्वेश्चन करता है ताकि जो है कोई वकील साहब जो है वो वापस उस पे आ जाए जो उनका केस है।
तो बेसिकली ये तो फैसला जो है, फैसला का अब दो बातें आ गई है ना। आप ज्यादा जब कोई मैटर कोर्ट में सब जुडिस हो तो उसके ऊपर ज्यादा अच्छा ठीक है, उसमें नहीं करते, वो एक हाँ, हमारी कानूनी मसला भी है। लेकिन क्या ये एक आम पाकिस्तानी ने ये भी तो ऑब्जर्व किया कि जब ये कार्रवाई हो रही थी तो फिर एक जज की, मैं नाम नहीं लेती क्योंकि मसाइल होते हैं तो हम एक जनरल सी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक जज जो है वो पूरी माजी की बातों का हवाला देते हुए कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ, या मोहतरमा की गवर्नमेंट को 90s में हटाने के लिए किस तरह से अलायंस बनाया गया और किस तरह से जी पैसे खिलाए गए। तो उसके बाद एक बाकायदा उसकी रिपोर्ट बनी है और सामने आया कि सब कुछ क्या हुआ। फिर एक शख्स उठता है, उसके खिलाफ जो है पूरी पटिशन डालता है कि उसका सियासी करियर खराब हो गया। केस आपको पता होगा पूरा। जी 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 जी। तो अब ये जब तमाम चीजों का माजी का जिक्र कोर्ट में ही होता है और फिर चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि अभी हमारे पास उसकी कंप्लेन नहीं आई तो हम उस पर बात नहीं कर सकते। तो अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है जनाब, मैं समझती हूँ कि हमारा कोर्ट जो है वो करेक्शन की तरफ जा रहा है, तो फिर उन चीजों को भी खोलना चाहिए। क्या समझते हैं आप कानूनी माहिर के तौर पे? कानूनी बात यह है कि कोर्ट जो है ना, कोर्ट का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द प्रेयर। कोई चीज प्रेयर की जब कोर्ट के पास आती है तो कोर्ट का पूरा जो है ना, एक मतलब कोर्ट का पूरा टारगेट ये होता है कि जो ये प्रेयर लेके आया है इसका मैं जवाब दे दूं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट है कि जी जो चीज ये लेके आया है, कोर्ट इधर उधर तो जरूर जाएगा, लेकिन आप एग्जामिन करने के लिए किसी को, दूसरे लफ्जों में आप कहते हैं कि जी टिप्स देने के लिए, या वकील साहब को कि जी भाई आपका केस ये, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप यहाँ रहें तो कुछ बातें होती है। फिर जब एक कई बहस शुरू होती है तो पीछे आता है, तो कोर्ट भी पीछे चला जाता है कि जी इसका भी सिंबल रोका था, उसका भी सिंबल रोका था, हमारे यहाँ कल्चर ये है, हम इस कल्चर को चेंज करना चाहते हैं। फिर आखिर में बात वही आ जाती है कि वो कल्चर का जिक्र जरूर करते हैं, फिर आखिर में ये भी तो आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि हम इसको चाहते हैं कि हम इसको चेंज कर दें। जैसे कि पहले भी नजरिया जरूरत को थोड़ा सा लाके टू सम एक्सटेंट, अगर आपने देखा नजरिया जरूरत है, पीसीओ जजेस हैं, बहुत कुछ है पाकिस्तान की तारीख में। जी जी, तो वो उसको उन्होंने कुछ टू सम एक्सटेंड उसको काफी उस पे जो है ना, उसको नजरिया जरूरत को भी जो है ना कुछ थोड़ा सा कर्टेल कर दिया। अब जो है तो ये सारी चीजें हैं कि कोर्ट अब कोर्ट के साथ भी, अब जब कोई 13 जजेस बैठे होंगे और इस नेचर की केसेस आएंगे तो क्वेश्चन भी होंगे। अब एक जज साहब के क्वेश्चन से दूसरे जज साहब का क्वेश्चन अराइज हो जाता है, और दूसरे जज और रिप्लाई आने के बाद 3 जजों के क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, फिर वो 3 जजेस क्वेश्चन करते हैं, फिर वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो फिर वो, तो ये थोड़ी सी जो है ना, क्योंकि अभी लोगों ने बहुत कम लाइव इस किस्म के प्रोग्राम, मतलब इस किस्म की चीजें। एग्जैक्टली सर, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। आप कानूनी माहिर हैं, हम सहाफत के डॉक्टर हैं, तो हम जैसे लोग भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो इसमें भी आपके यहाँ भी यही होता है कि जी 4 आदमी हाथ उठाते हैं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक आदमी को ऑडियंस मिल जाता है जवाब के लिए, जबकि चारों का क्वेश्चन एक ही होता है। तो फिर उसके बाद जब जवाब आता है तो वो 8 आदमियों का जवाब से 8 आदमियों का क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की असल में, अगर वैसे थोड़ी सी बात ये है कि जो अभी थोड़ी सी कोर्ट प्रोसीडिंग की जो ये अभी जिसको इम्प्लूम किया हुआ है पैमरा के नोटिफिकेशन को, उसको भी कोर्टों ने यही कहा कि जब कोई बात होती है तो इस तरह खबर आ जाती है जैसे फैसला हो गया। तो वो ये सारी बातें जो है ना, अभी तो अगर ये देखा जाए कि अगर कोर्ट नेक नियति से रिव्यू कर रहा है अपने कंडक्ट को, तो कोर्ट थोड़ा सा लोगों को भी जो है ना मोटिवेट कर रहा है, लोगों को भी एडजुडिकेट कर रहा है कि जी अब ये थोड़ा सा जो है वो मामला जो थे वो खत्म हुए हैं, अब इसको हम थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं जुडिशल सिस्टम में भी। क्योंकि अब तो देखिए ना, पहले के जुडिशल सिस्टम में और अब थोड़ा सा फर्क हो गया है। अब तो हर खबर जो है वो बाहर आ जाती है, पहले कोर्ट की प्रोसीडिंग की इतनी खबर बाहर नहीं आती थी। तो मेरा ख्याल है आपको याद होगा कि 2009 के बाद ये जरा थोड़ा सा इतनी ज्यादा जो है कोर्ट प्रोसीडिंग में जो है आपके जो है जर्नलिस्ट भी आने लगे, अलाउ भी करने लगे, वरना लास्ट
वरना दोपहर को या रात शाम को जाके वो जजमेंट लेते थे और उसके बाद। ठीक है सर, दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि भाई जिसका काम उसी को साझे और एक जो है इदारे को काम करने दिया जाए, उसके बाद दूसरी पिटिशन की जाए। जब वो इदारा खुद कह रहा है कि जी हमें अपनी गलती का एहसास है, तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है। तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए कि जी देखें कि ये वाकई इदारा ये चाह रहा है कि जी हम अगर अपनी गलतियों का अजाला कर रहे हैं और इतनी बड़ी फोरम से हम ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, अब हम इसको अजाला कर रहे हैं। अगर आपने आज पूरे दिन की बहस सुनी हो, इसका लुब्बे लुबाब आपको भी मेरा ख्याल यही नजर आया होगा कि घूम फिर के बाद यही आ जाती है कि हम तो चाहते हैं कि चीजें सही हो जाएं, हम तो चाहते हैं चीजें। ठीक है खलीक अहमद साहब, मेरा ख्याल है कि फिर प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद आते हैं वापस। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया शाहनवाज जुदून साहब ने, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, आज कोर्ट की पूरी कार्रवाई हम देख रहे थे, क्या समझते हैं क्या गलत हुआ? और तहरीक इंसाफ की इस वक्त बहुत सी जमातें कह रही हैं कि पहले गलती हुई, इलेक्शन कमीशन कहता है कि तहरीक इंसाफ से गलती हुई है। किस तरह देखते हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने का। डॉक्टर साहब देखिए, बात एक तहरीक इंसाफ ने 3 मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और तीनों मरतबा इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी देख ले कि हमारे उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया गया और रिजेक्ट किया गया। फिर मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा। इलेक्शन के दौरान एंड रात के कोई 11:30 बजे हमसे निशान छीन लिया गया। हमारे तमाम कैंडिडेट आजाद हो गए और हमने किसी ने टेबल के निशान पे, किसी ने जूते के निशान पे, किसी ने मुख्तलिफ निशानों पे हमने इलेक्शन लड़ा। लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम को खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ढूंढ के इमरान खान के कैंडिडेट को जिस हलके में थे ढूंढ के उनको उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। उसके बाद जो 9 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान साहब पर एतमाद का इजहार किया और उनके कैंडिडेट को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। लेके 8 फरवरी को और 9 फरवरी को फिर हमारा रिजल्ट चेंज किया गया, हमसे वो मैंडेट छीन लिया गया। अब वो रिजर्व सीट का मामला, क्योंकि जाहिर है उस वक्त हमने जो लिस्ट जमा करवाई थी वो तहरीक इंसाफ की लिस्ट जमा करवाई थी रिजर्व सीट की, जो पहली जमा होनी थी। रात को 9 तकरीबन 11:30 बजे जो आखिरी दिन था, उसके बाद लिस्ट जमा ही नहीं हो सकती थी और निशानात मिलने का वो आखिरी टाइम था, तो वो हमसे वो निशान वापस ले लिया। दोबारा जब न्यू लिस्ट तो हम जमा ही नहीं करवा सकते थे, जाहिर है हमारे कैंडिडेट आजाद हो गए, लेकिन ये नहीं थे तो हम तहरीक इंसाफ के। जब इलेक्शन हुए हम पूरे पाकिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से जीते, हम केपी में जीते, हम सिंध में जीते, हम पंजाब में जीते, इवन कि हम बलूचिस्तान में भी जीते। रिजर्व सीट का तो हमारा हक ही बनता था, क्योंकि ये जाहिर है कि बाद में हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जरिए हमने लिस्ट दी कि भाई ये जो हमारी सीटें हमारे कोटे के मुताबिक बनती हैं, जो हमसे मैंडेट छीना गया। लेकिन उसके बावजूद लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आपने वक्त पे जो है लिस्टें जमा नहीं कर रही, यानी कि आपका जिक्र नहीं करते, वो सुन्नी इत्तेहाद का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं वक्त पे लिस्टें नहीं जमा करवाई गई। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? देखिए, हमने तहरीक इंसाफ, जाहिर हमने तो इलेक्शन लड़ना था तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे, हम तो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। लेकिन रात के 11:30 बजे जब फैसला आया कि भाई जाहिर ना तो हमारे पास कोई टाइम था फिर दोबारा नई लिस्ट जमा करवानी, जो कैंडिडेट थे जो जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ रहे थे वो सारे इंडिपेंडेंट हो गए। किसी को क्या निशान मिला, किसी को जदून साहब, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन एक बारीक नुक्ता निकाल रही है अंदर से, और वो ये कहती है जनाब कि चूंकि तहरीके ये सुन्नी इत्तेहाद के पास तो इतने लोग थे ही नहीं ना, आप वहां पे जम हुए हैं तो वो एक बड़ी पार्टी बनी है, मतलब वो पार्टी तो बड़ी पार्टी नहीं है। तो जो लिस्टें जमा करवाई गई वो तहरीक इंसाफ ने करवाई थी, सुन्नी इत्तेहाद ने वो लिस्टें नहीं जमा करवाई थी। यही एक पॉइंट जो है वो इलेक्शन कमीशन इस वक्त कह रहा है। डॉक्टर साहबा, इसकी एक एग्जाम्पल जो ना मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वहां पर एक ग्रुप था जिन्होंने आजाद हैसियत से तकरीबन कोई सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें जीती और जीतने के बाद उन्होंने बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और बाद में उन्होंने उनको जाहिर है उस 3 नशिस्तों पे एक रिजर्व सीट उनको मिलना था,
तो उन्होंने बाद में वो नाम दिए, कागजात जमा करवा के और नाम दिए, तो उनको सीट मिली बाद में जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो ये तो बाकायदा, लेकिन ये नहीं कि ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन तो जानिबदार था और वो तहरीक इंसाफ को किसी सूरत आने नहीं दे रहे थे। तो अब उन्होंने ये हो गया कि भाई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिस्ट जमा नहीं करवाई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो एक रजिस्टर्ड जमात तो है ना, हमने उस पर अगर शमूलियत इख्तियार की तो अगर वक्त होता कि 11:30 बजे, मैंने कहा कि जैसे निशान मिलने का वो 11:30 बजे, उसके बाद तो हमारे पास कोई वक्त ही नहीं था। हालांकि जो बल्लेबाज के निशान से हम लड़ना चाहते थे, हमारे पास सर्टिफिकेट उनकी भी तेजी से, लेकिन जिस तरह उस के सरबराह को उठाया गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, तो आप तमाम साथियों को बेहतर पता है कि भाई वो उन्होंने वहां ऐलान किया कि नहीं, जो टिकट मैंने दिए ये सही नहीं है। हालांकि टिकट उन्होंने जारी की, लेकिन जाहिर है जिस तरह उन पर प्रेशर डाला गया और जिस तरह उनको अपने उसमें रख के और उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया, तो हमारे पास तो कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा ही। अच्छा सर, जुदून साहब आगे आ जाते हैं, इससे थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। अभी आज तो हमने कोर्ट में बहस सुनी है और जाहिर सी बातें, इतने सारे जब जजेस बात कर रहे थे तो पुरानी बातें भी निकल रही थी, आपके वकला की तरफ से भी जो चीजें आ रही थी वो भी थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त ब्रेन स्टॉर्मिंग थी तमाम चीजों की, लेकिन लगता कुछ यूं है कि आपकी तरफ फैसला चला जाएगा। अभी तक, अब तो कोर्ट की जो है वो अभी प्रोसीडिंग चल रही है, अभी कुछ नहीं कह सकते। मुद्दा ये है कि अगर ये वाकई हो जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद को मिल जाती हैं तमाम सीटें, तो फिर पूरे जो पार्लियामान है उसकी पूरी सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब, कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है कि अदालत से कि भाई हमें इंसाफ मिलेगा। जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था कि भाई आप नहीं बनते, लेकिन जब हमने आके उसकी अपील की तो अपील में हमें वो रिलीफ मिला और हमें वो कर दिया। लेकिन अब ये फुल कोर्ट बना है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि भाई हमें ये फेडरल में भी जो सीटें हैं वो भी मिलेगी। और खैबर पख्तूनख्वा में आप अंदाजा लगाए कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में इन रिजर्व सीट की वजह से जो सेनेट के इलेक्शन है वो भी अभी तक नहीं हुए, वो भी होल्ड में रखा हुआ है उन्होंने कि भाई वो कहते कि वहां पर जो हाउस कंप्लीट नहीं है। हालांकि वज़ीर आला का इलेक्शन वहां हुआ, उस वक्त भी ये रिजर्व सीट का मसला था, यानी हलफ नहीं उठाया हुआ था, कंप्लीट नहीं था हाउस। स्पीकर का हुआ, प्रेसिडेंट का हुआ, लेकिन ये नहीं कि अब वो सेनेट में खाली इन्होंने वो करा के नहीं हाउस कंप्लीट नहीं है तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे। तो आप इससे अंदाजा लगाए कि इलेक्शन कमीशन कितना जानिबदार है और वो कितना तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और अच्छा जदून साहब, आखिरी मिनट है हमारे प्रोग्राम का, मुझे वो बताइए कि अभी फॉर्म 45 वाला मामला अब तो खुलना शुरू हो गया है, वो भी अब पंजाब में कार्रवाई जारी है। कितना लगता है कि दूसरे सूबों में भी ये फॉर्म 45 वाले मसाइल जो हैं वो आगे आना शुरू होंगे और वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे? डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर आज जैसे इनको बुलाया था मुस्लिम लीग नून को कि कैंडिडेट को, कि वो अपने फॉर्म 45 लेके आए, लेकिन वो नहीं लेके आए, वो आए नहीं। मुस्तफा नवाज कोकर साहब गए या दूसरे कैंडिडेट थे वो गए और उनके और हमारे फॉर्म 45 मैनेज कर गए कि एक ही थे। तो इस तरह कराची के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा में जो हमसे सीटें छीनी गई या बलूचिस्तान में या पंजाब में, तो फॉर्म 45 हमारे पास भी हैं, टीएलपी के पास भी हैं, जमात इस्लामी के पास भी हैं, दूसरे जो आजाद कैंडिडेट थे या दूसरे पार्टियों के उनके पास भी थे। इंशाल्लाह इसमें तो कोई लंबा चौड़ा कोई वो है ही नहीं। इंशाल्लाह अगर ये फैसले हक और उस पर सुनाने शुरू कर दिए तो मैं समझता हूँ कि 2 दिन में फैसला हो जाएगा। इतना लंबा जाने की वो नहीं है कि भाई सबसे कहें कि भाई मुस्लिम लीग नून को भी कहें, सबको कहें कि आप अपने फॉर्म 45 ले आए, पता लग जाएगा। अगर तहरीक इंसाफ के पास जाली है तो बाकियों के पास तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ मैनेज करेंगे ना। टीएलपी जो आई तीसरी पोजीशन पे या चौथी पोजीशन पे या जमात इस्लामी की कैंडिडेट, तो जाहिर अगर सबके पास सेम है और एक के पास अलग है तो अलग वाले के पास जो है वो जाली होंगे। अगर हमारे पास सपोज हमारे पास अलग है और मुस्लिम लीग नून और टीएलपी और जमात इस्लामी वाले के मैनेज कर रहे हैं तो जाहिर है फिर हमारे पास जाली होंगे। चलिए जदून साहब, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया।
मसला इस वक्त ये है कि मुल्क में इस वक्त जो है वो बजट आने वाला है और बजट की भी डेट्स ऐसे बदल रही है कि हैरत की बात है। बजट बनवाया भी आपने किसी और से और तारीख आप बदल रहे हैं, न जाने आपको किसको जवाब देना है। दूसरी तरफ आप मईशत की मुस्तहकम होने की बात करते हैं और एक तरफ आप सियासी तौर पे मुस्तहकम हो नहीं रहे। अगर ये फॉर्म 45 वाला मसला और ये मखसूस नशिस्तों वाला, ये दोनों मसले अगर सामने आ जाते हैं तो इस वक्त जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, इस वक्त कुर्सी पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको आगे चल के जो अदम एतमाद की तहरीकों को भी भुगतना पड़ेगा और हो सकता है कि आपके पास फिर से एक नया सिनेरियो सामने आ जाए। उसमें वाडवा साहब का ये कहना कि किसी पार्टी पे पाबंदी लग सकती है, मेरा ख्याल है गलत है। हमें अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जो जिसका हक है वो दे देना चाहिए। और अब तो वो वक्त आ गया है कि अगर कोई किसी के हक पे बात कर रहा है तो जनाब आ जाएं, उनको भी काम करने दें, एक और तजर्बा सही। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।